I start in the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. No doubt to Izzum man tasha wa tazillu man tasha. I pray to Allah, Rabbi zidni ilma, Rabba rahamhuma kama rabbayani saghira. Dear students, assalamu alaikum. Hope so आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग का जो चैप्टर हो चुका था, चैप्टर नंबर हमारा 5 था, वो हो चुका है। ठीक है, अब हाफ़ हो चुका था, उसके नेक्स्ट हाफ़ जो है वो हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो अब आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो है वर्किंग फॉर द कॉपरेशन। ठीक है, अब वर्किंग फॉर द कॉपरेशन हमने ब्यूरोक्रेसी पढ़ा था। ब्यूरोक्रेसी क्या थी कि जी आपके पास सिस्टम होता है, आपके पास सिस्टमैटिक वेज होते हैं, आपके पास प्रॉपरली एक सिस्टम होता है, प्रॉपरली एक स्केच होता है जिस पे आप लोगों ने ड्यूटीज़ असाइन की होती हैं, आपके काम डिवाइड होते हैं, एक बड़ा अच्छा सिस्टम होता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक हो, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा सकती है। तो अब हमने देखना है कि कॉपरेशन, वर्किंग फॉर कॉपरेशन, इसमें सेल्फ फुलफिलिंग स्टीरियोटाइप इन द हिडन कॉर्पोरेट कल्चर। पहली बात कि सेल्फ फुलफिलिंग स्टीरियोटाइप होता क्या है बेटा। सेल्फ मतलब स्टीरियोटाइप की बात हम पहले भी कर चुके हैं। स्टीरियोटाइप क्या होते हैं? स्टीरियोटाइप्स होते हैं तासुबात। ठीक है, आपके माइंड के अंदर किसी चीज़ के बारे में जो भी कोई तासुब होता है, जो भी कोई नज़रिया आप कायम कर लेते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, ये है स्टीरियोटाइप। अब सेल्फ फुलफिलिंग स्टीरियोटाइप है तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने बारे में जो चीज़ें, मतलब अपने बारे में, ठीक है, आप बजाते खुद अपनी सेल्फ के बारे में आपके जो ख्यालात होते हैं कि मैं ये काम कर लूँगा, मैं इस तरह से ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, हमारे होते हैं ना एम्स होते हैं, मोटिव्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें किस चीज़ के अंदर आ जाती हैं, वो होती हैं सेल्फ स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, सेल्फ फुलफिलिंग स्टीरियोटाइप ये चीज़। अब हिडन कॉर्पोरेट कल्चर, हम आगे मतलब नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको पढ़ते हैं। सॉरी, हाँ जी, तो अब इसमें हम लोगों ने क्या जी, सेल्फ फुलफिलिंग स्टीरियोटाइप, मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है बॉक्स के अंदर, सेल्फ फुलफिलिंग स्टीरियोटाइप एंड प्रमोशंस। देखिए बेटा, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी कॉर्पोरेशन के अंदर काम करते हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ होती है कि आप प्रमोट हो, होता है ना, ऐसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग अच्छा काम करेंगे तो हम प्रमोट होंगे, हमें अच्छी मतलब वैल्यू दी जाएगी हमारे काम को, हमारी इज्जत होगी, हमारा रैंक हाई हो जाएगा। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनके अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब सेल्फ फुलफिलिंग स्टीरियोटाइप और प्रमोशन का रिलेशन क्या है? मैंने एक वर्ड अंडरलाइन किया, एक टर्म अंडरलाइन किया, दैट इज़ फास्ट ट्रैक। ठीक है, अब ये फास्ट ट्रैक क्या होता है बच्चे? देखें, जब आप किसी चीज़ के बारे में अपने एम्स और मोटिव्स बना लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, आपको ये होता है कि अब हमने ये चीज़ करनी है, इतने टाइम में करनी है, इस तरह से करनी है। आप जहाँ पर वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, जॉब कर रहे हैं, आप वहाँ का काम बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। आपका जो है मतलब आपके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, अपर हायर्स हैं आपके, वो आपसे बहुत खुश होते हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिकली प्रमोट करते हैं। ठीक है, प्रमोशन हो जाती है आपकी, अच्छे ग्रेड में चले जाते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि ये फास्ट ट्रैक होता है। जब आप किसी चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ जाए ना, मतलब आप अपने पूरे ज़ील करेज के साथ किसी चीज़ को हासिल करना चाहें, तो उसको हम कहते हैं कि फास्ट ट्रैक के ऊपर हैं आप अपनी जो आपने सोचा है माइंड के अंदर, आपने अपना स्टीरियोटाइप बनाया है अपनी सेल्फ के बारे में, आप उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ फुलफिलिंग स्टीरियोटाइप एंड प्रमोशंस। दूसरी चीज़ आ जाती है बच्चे हिडन कॉर्पोरेट कल्चर। अब हिडन क्या है? छुपा हुआ। ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर क्या है कि हमारा नॉर्मली हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही सीन होता है कि हम कहते हैं कि जी हमने डेवलपमेंट की तरफ जाना है, हमने बेटरमेंट की तरफ जाना है। तो ये चीज़ें ऐसे ही नहीं आ जाती हैं कि आप कहें कि आपने डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो आप उठे और डेवलपमेंट की तरफ चले गए। नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है सॉरी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो जब बच्चे आपने किसी भी चीज़ को अचीव करना है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी बिहाइंड द सीन आपके बहुत ज़्यादा सी जो मेहनत होती है वो होती है। ठीक है, तो ये जो आपकी टर्म है ना, हिडन कॉर्पोरेट कल्चर, ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है बच्चे, देखें, जब अब कॉलेज के ऊपर डायरेक्टर साहब जो हैं, जिनका ये कॉलेज है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको उनकी एग्जांपल देके कॉर्पोरेट हिडन कॉर्पोरेट कल्चर का बताऊं तो किस तरह बताऊंगी कि अगर वो जो हैं, अब वो हैं और उन्होंने अपने अपने एम्प्लॉय रखे हुए आगे, हर एक सीट पे एक एक बंदा है। ठीक है, अब वो जो बंदे हैं वो एफर्ट्स कर रहे हैं और पूरा कॉलेज तरक्की की तरफ जा रहा है, पूरा कॉलेज बेटर हो रहा है, पूरे कॉलेज की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, हर बंदा अपनी जगह पे कोई ना कोई मेहनत ज़रूर कर रहा है। ठीक है, तो जब हर बंदा हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन
सरेआम बिल्कुल सामने हमें एफर्ट्स नज़र नहीं आती, बिहाइंड द सीन पसे पर्दा बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनकी हार्ड वर्किंग होती है, उनकी टाइम मैनेजमेंट होती है, रेगुलरिटी होती है, उनकी पंचुअलिटी होती है, वो रेगुलर होते हैं, बाकायदगी से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बिहाइंड द सीन होती हैं, और ये किसी भी कल्चर का हिस्सा होती हैं जो सामने तो नहीं आती लेकिन बिहाइंड द सीन होती हैं। अभी अगर मैं आपका टेक्स्ट को रीड करूँ जो आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, तो that is these stereotypes and their powerful effect on worker remain hidden to everyone। ठीक है, अब ये जो स्टीरियोटाइप होती हैं इनका क्या होता है कि आप हर वर्कर को कहते हैं कि तुमने ये काम करना है, इतने एफिशिएंटली करना है, इतने टाइम में करना है। अब ये आपने हर वर्कर के बारे में ये बनाया कि ना तो वो बीमार हो सकता है, आपने आपके माइंड के अंदर ये है कि ये बंदा तो बड़ा चुस्त लगता है, ये तो काम बहुत अच्छे तरीके से करेगा, तो आप स्टीरियोटाइप बना लेते हैं हर एक चीज़ के बारे में, हर एक वर्कर के बारे में। ठीक है, आपका तासुब बन जाता है, आपके माइंड के अंदर ये थिंकिंग डेवलप हो जाती है। फिर क्या है कि इवन द बॉसेस, वर्ड बॉसेस एंड वर्कर्स सी इन दिस इज द सर्फेस। ठीक है, वर्कर्स हु हैव सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड ग्रेटर कमिटमेंट टू द कंपनी गेट प्रोमोटेड। अब क्या चीज़ होती है कि आपके जो बॉस होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं अचीव करने के लिए, अपने गोल को, अपनी जॉब को अच्छा करने के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो जो आपकी मेहनत होती है ना बच्चे, वो किसी के सामने मतलब आप नहीं करते, रिजल्ट सामने आता है, मेहनत आपकी बिहाइंड द सीन होती है। तो समझ आ गई कि हिडन कॉर्पोरेट कल्चर क्या है। कल्चर तो यही है ना हमारा कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, किसी कॉर्पोरेशन के अंदर हैं, हमारे पास जो भी हमारी जॉब है, हम एम्प्लॉय हैं, वट हम लोगों का क्या मोटिव है, हमने उसको फुलफिल करना है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हिडन कॉर्पोरेट कल्चर। अच्छा, उसके बाद यही मैंने अब आपको ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर कर दी हैं। सेल्फ फुलफिलिंग स्टीरियोटाइप यही है कि बच्चे आप अपनी सेल्फ के बारे में जो चीज़ें बनाते हैं, जो मोटिव्स एम्स कर लेते हैं, अपने आप के बारे में सोच लेते हैं कि मैं तो ये कर सकता हूँ, तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाता है कि मैंने ये काम करना है और आप वो काम कर लेते हैं। सेकेंड थिंग इज़ क्या, हिडन कॉर्पोरेट कल्चर। हिडन कॉर्पोरेट कल्चर क्या है कि जो बिहाइंड द सीन होता है वो आपका सरफेस पे तो नज़र आता है, लेकिन बिहाइंड द सीन आपको ही पता है कि आपने कितने पापड़ बेले हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। दैट इज़ हिडन कॉर्पोरेट कल्चर। एक और बात बचे, आपका सोशियोलॉजी का लेक्चर जो होता है इसमें आपको कोई रट्टाबाजी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ जितनी कॉमन वर्डिंग और जितनी मैं जनरल वर्डिंग लेकर आपको बता सकूं कि कोई चीज़ है तो वो क्या है, मैं क्रक्स देती हूँ। मैं कभी ये नहीं कह रही कि मैंने आपसे फर्स्ट टाइम भी ये नहीं कहा क्लास में कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए, बस बच्चे आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप अपनी एग्जांपल्स कोट करें, आप अपनी लाइफ से एग्जांपल्स कोट करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बस आपको समझ आनी चाहिए, आपको पता हो कि ये चीज़ है तो ये क्या है। ब्लैंक फेस लेकर ना रहे कि पता नहीं ये क्या था, या ये ऐसे पढ़ाया था वैसे पढ़ाया था, बस समझा करें, सुना करें। और ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आम सी बातें हैं, नॉर्मल सी बातें हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है, बस उन्हीं को उन्होंने जी सोशियोलॉजी में डाल के और एक बड़े स्पेसिफिक नाम दे दिए हैं, और वो कोई चीज़ को, अदरवाइज़ वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपकी समझ से बाहर हो। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं कि टेक्नोलॉजी एंड द कंट्रोल ऑफ वर्कर टूवर्ड अ मैक्सिमम सिक्योरिटी सोसाइटी। अब टेक्नोलॉजी है, आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है, और टेक्नोलॉजी होती बेसिकली किस लिए होती, बेटरमेंट के लिए, आपकी बेहतरी के लिए होती है। अब टेक्नोलॉजी एंड द कंट्रोल ऑफ वर्कर, टेक्नोलॉजी भी हो, वो टेक्नोलॉजी वर्कर्स को कंट्रोल भी कर रही हो। ठीक है, और सिक्योरिटी भी उस टेक्नोलॉजी के अंडर होती है। कैसे, फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि जी कैमराज लगे हुए होते हैं ऑफिसेज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, डिफरेंट एसोसिएशंस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कैमराज होते हैं। सबसे मेन चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो कैमरा ही है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, यानी जो सिक्योरिटी वाला बैलेंस होता है वो कैमरा ही है जो चेक एंड बैलेंस कर सकता है। अदरवाइज़ वो मशीन्स होती हैं कि आपके पास कोई मतलब जो है वेपन तो नहीं है, आपके पास कोई गन तो नहीं, इस तरह से मशीन्स भी होती हैं। टेक्नोलॉजी तो बेटरमेंट के लिए ना, इंसान की बेटरमेंट के लिए। अब टेक्नोलॉजी जो है वो वर्कर्स को बड़े अच्छी तरह से कंट्रोल कर रही होती है कि जब आपके ऑफिस के अंदर एक कैमरा लगा है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि जी हमने क्या एक्सप्रेशंस देने हैं, हमने कितनी देर कहाँ पे जो है स्पेंड करनी है, हमने काम किस तरह करना है, हमने बैठना किस तरह है। ठीक है, वर्कर के साथ किसी के साथ हमने बात नहीं करनी एक्स्ट्रा, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो वर्कर्स को कंट्रोल कर रही होती है टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज़ क्या है कि टेक्नोलॉजी जो होती है बच्चे, ये आपकी सिक्योरिटी भी होती है। ठीक है, टूवर्ड्स अ मैक्सिमम सिक्योरिटी सोसाइटी। अब सिक्योरिटी सोसाइटी, इससे क्या मुराद है कि मतलब आपने देखा होगा कि अक्सर स्ट्रीट्स के अंदर, गलियों के अंदर
बाज़ारों के अंदर, प्लाजास के अंदर, मॉल्स के अंदर कैमरास लगे होते हैं, तो उनका क्या सीन होता है कि ये सिक्योरिटी होती है आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये टेक्नोलॉजी आपको किस तरह से, अगर आप जी आप घर के बाहर भी लगवा सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, आप अपने ऑफिस के बाहर अंदर लगवा सकते हैं कैमरास, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका हर बंदा एफिशिएंटली काम करता है, हर बंदे को पता होता है कि हम लोग चेक हो रहे हैं, कोई ना कोई हमें देख रहा है। तो ये चीज़ होती है कि जो टेक्नोलॉजी है वो तो एक तो वर्कर्स को कंट्रोल करती है, ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ये आपकी सिक्योरिटी भी होती है, सोसाइटी की सिक्योरिटी है, आपकी सिक्योरिटी है, तो ये चीज़, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग क्या है कि ग्रुप डायनामिक्स है। अब मैंने फर्स्ट आपको आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर ये बात बताई थी कि डायनामिक क्या चीज़ होती है, हमने डायनामिक सोशियोलॉजी भी पढ़ी थी ना। तो डायनामिक क्या चीज़ होती है बच्चे? डायनामिक होती है वो चीज़ जो हमेशा चेंज होती रहे। स्टैटिक होती है जो मतलब जो हिलती जुलती कोई नहीं अपनी जगह से, ठीक है, एक जगह पर साकत रहे। लेकिन डायनामिक क्या होती है? डायनामिक होती है जिसमें चेंजेस अकर होते रहे, चेंजेस आते रहे, ठीक है। तो अब ग्रुप डायनामिक क्या होता है? देखिए जी, ग्रुप डायनामिक जो है ना कि किस तरह से एक बंदा, अब मैं ये ग्रुप डायनामिक की एग्जैक्टली डेफिनेशन आपको मतलब उर्दू में बता रही हूँ कि किस तरह से एक बंदा अपने ग्रुप को अफेक्ट करता है और किस तरह एक ग्रुप एक बंदे को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आप की क्लास बैठी है, ठीक है, आप क्लास के अंदर एंटर हुए हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं आपके, अब ये एक ग्रुप है ना, क्लास तो एक ग्रुप है। तो आप क्लास के अंदर एंटर हुए हैं, वो सारी क्लास आपको देख रही है, आप सारी क्लास को देख रहे हैं, आपका एटीट्यूड भी चेंज होगा और उन लोगों का एटीट्यूड भी चेंज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी जैसा टीचर हूँ, मैं क्लास के अंदर एंटर हुई हूँ, पूरी क्लास बैठी है, वो एक ग्रुप है, अब मैं उसके अंदर आई हूँ, तो किस तरह मेरा जो मतलब मैं आई हूँ तो मैंने आप सबको इस्लाम किया, जिस तरह का मेरा मूड होगा ऑटोमेटिकली क्लास जो है उसी वे में बैठेगी, उसी तरह बैठेगी। अगर तो मैं हंस रही हूँ तो सारे मजाक करने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं सीरियस हूँ तो आप सब लोग भी सीरियस हो जाएंगे। और फिर अगर आप लोगों का मूड बहुत अच्छा है, ठीक है, आप लोग बड़े हंसी मजाक करें तो ऑटोमेटिकली मैं भी हंस पड़ती हूँ, या मैं भी कभी आपके मजाक में मतलब उसका हिस्सा बन जाती हूँ। तो ये चीज़ है कि किस तरह से ग्रुप एक इंसान को और एक इंसान किस तरह अपने ग्रुप को इफ़ेक्ट करता है, इसको हम कहते हैं ग्रुप डायनामिक, यानी ग्रुप के अंदर चेंज अगर किस तरह होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रुप्स पे ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल ग्रुप, ठीक है। अब स्मॉल ग्रुप कौन सा है? ग्रुप्स की टाइप भी हैं, किसने इसकी कौन सी टाइप दी है वो भी बताऊंगी, लेकिन स्मॉल ग्रुप है तो ये स्मॉल ग्रुप होता क्या है और ये मतलब किस तरह से है, इसका अहाता कितना होता है, ये किस किस चीज़ को अपनी रेंज में लेता है और क्या है। स्मॉल ग्रुप क्या है बच्चे? ये एक ऐसा ग्रुप होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी साइड पर दी भी हुई है आपको डेफिनेशन कि अ ग्रुप small enough for everyone to interact directly with all the other members। ऐसा ग्रुप जिसमें जितने भी मेंबर्स हों आप उनके साथ आराम से फेस टू फेस डायरेक्टली बात कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर इंटीमेसी बहुत ज़्यादा हो, आपके अंदर जो है वो उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो, कोई भी आपका ताल्लुक, जज्बा, प्यार, मोहब्बत, नफ़रत, जब आप में ये चीज़ें एक्सट्रीम होती हैं तो हम कहते हैं स्मॉल ग्रुप। ग्रुप जितना छोटा होगा उसके लोगों के अंदर हमदर्दी, प्यार, खलूस, मोहब्बत, ये सब चीज़ें उतनी ज़्यादा होंगी। ग्रुप जितना बड़ा होता जाएगा ये चीज़ें कम होती जाएंगी। और अब इस ग्रुप की एग्जाम्पल कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए बच्चे, वाइफ, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन, बच्चे हो सकते हैं, ये सब क्या है? प्राइमरी ग्रुप है। सबसे जो मेन प्राइमरी ग्रुप की एग्जांपल है ना वो हस्बैंड वाइफ है, यानी दो लोग हैं उनके अंदर इंटरेक्शन होगा, अगर बच्चे हैं उनके तो फिर उनके अंदर भी इंटरेक्शन होगा। तो यानी आपस में सारे देखा होगा आपने, ये जो न्यूट्रल फैमिलीज़ होती हैं, जो अब जो न्यू फैमिली सिस्टम हमारा आ रहा है उसमें जस्ट पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, तो औलाद और माँ बाप, तो ये बड़ा स्मॉल सा ग्रुप लगता है, ठीक है। तो इसके जो आपके कह सकते हैं कि इसके जो मेंबर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा भी हो सकती है, यानी 5 बहन भाई हैं तब भी वो ग्रुप स्मॉल ही रहेगा, क्योंकि आप सबसे एक जैसी बात कर रहे हो, आपके पेरेंट्स आपके साथ, आप बहन भाई आपस में, तो आपका एक बड़ा अच्छा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट फेस टू फेस बातें होती हैं, सारी नीयत और ये सब चीज़ें आपकी जो हैं वो उसमें खलूस ज़्यादा होता है, प्यार मोहब्बत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है कि स्मॉल ग्रुप के अंदर, और जो स्मॉल ग्रुप है वो सेकेंडरी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि स्मॉल स्मॉल ही रहे, वो सेकेंडरी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके कज़न अगर ऐड हो जाते हैं उसके अंदर, फिर उनके कोई कज़न ऐड हो जाते हैं उसके अंदर, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होगा वो क्या होता जाएगा? सेकेंडरी ग्रुप में चेंज होता जाएगा। तो स्मॉल ग्रुप की तो आपको समझ आ गई ना, स्मॉल क्या है कि जिसमें आप डायरेक्ट फेस टू फेस ईजिली बात कर सकते हो। अब बच्चे हम आ जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट दिया किसने है ना, ये जॉर्ज सिम्बल ने बच्चे इंट्रोड्यूस करवाया है ग्रुप्स को। वो ग्रुप्स की कहता है टाइप्स होती हैं, कहता है डायड होता है और ट्रायड होता है। अब डायड ग्रुप कौन सा होता है? जिसमें दो, ठीक है, डायड से समझ आ रही है ना, दो, ठीक है। डायड ग्रुप जो है इसमें ये
द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 2 persons। 2 लोग जो होते हैं, 2 लोग मिलकर अगर एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डायड ग्रुप कहते हैं। तो अब जैसे 2 लोग क्या है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, वो 2 बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो ये एग्जांपल इसकी है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रायड पे। ट्रायड ग्रुप क्या होता है, अब ट्राई एंगल होता है, तो उससे आपको याद रहेगा कि अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल, ऐसा ग्रुप जो 3 लोगों पर मुश्तमिल हो उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ और उनका एक बच्चा, तो 3 लोग हो गए ना, तो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ये कौन सा ग्रुप है, ये है हमारे पास ट्रायड। उसके बाद आती है कोलिशन। कोलिशन क्या होती है बच्चे, द अलाइनमेंट ऑफ सम मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप अगेंस्ट अदर्स। अब जब आप एक ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, आपके अंदर आपस में बहुत प्यार मोहब्बत है, ठीक है, आप एक ग्रुप के मेंबर हैं, आप एक क्लास है। अब यहाँ पर सोशियोलॉजी की क्लास बैठी है, सामने वाले रूम में साइकोलॉजी की क्लास बैठी है। अब आप सोशियोलॉजी के बच्चे हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली सोशियोलॉजी से रिलेटेड लोगों से प्यार मोहब्बत ज़्यादा होगा, हमदर्दी होगी, एक बड़ा ऐसी अच्छी फीलिंग आ रही होगी कि ये हम जैसे हैं, ठीक है। और अगर आपके सामने जो दूसरे हैं, जैसे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स बैठे हैं सामने वाले रूम में, तो आप उनको वो चीज़ नहीं देते, आप उनके साथ आपको लगता है कि ये हमारे अपोजिट क्लास है, ठीक है। तो जब आप अपनी हमदर्दियाँ ग्रुप की दूसरे ग्रुप वालों को दिखा रहे होते हैं कि देखो हम तो इतने आपस में क्लोज हैं, और ये उसको हम कहते हैं दैट इज़ कोलिशन, ठीक है। आपकी टेक्स्ट के ऊपर बच्चे जो है ना, यहाँ पर भी यही चीज़ है कि इसने इसी चीज़ की एलैबोरेशन दी हुई है, तो मैंने आपको सिंपली उसको इजी वर्डिंग के अंदर कन्वर्ट करके बताया। अदरवाइज़ आपके टेक्स्ट को भी पढ़ें तो वो यही चीज़ है कि ही यूज़ द टर्म डायड फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ 2 पीपल, ठीक है। ये जॉर्ज सिम्बल था, इसने ये जो थी ना ये इंट्रोड्यूस करवाई है, ग्रुप्स की टाइप्स किसने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जॉर्ज सिम्बल ने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रुप साइज़ ऑन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। अब ग्रुप साइज़ आपका बेटा किस तरह से आपके एटीट्यूड्स, आपके बिहेवियर्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। ग्रुप साइज़ किस तरह अफेक्ट करता है। अब देखिए बच्चे, अगर आपका ग्रुप एक स्मॉल सा ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है, ठीक है, आप सिर्फ 2 या 3 लोग हैं उस ग्रुप के अंदर, ठीक है, 4 लोग हैं, तो आपके अंदर जो आपका मतलब आपके एटीट्यूड, बिहेवियर, आपके बिलीव्स बड़े वो आप एक अच्छे सिंपैथेटिक वे में चलते हैं, ठीक है। सिंपैथीज बहुत ज़्यादा होती हैं, आप एक जैसे एक दूसरे की तरह ड्रेसिंग कर सकते हैं, आपकी आदतें सेम हो सकती हैं, आप खाना खाने गए हैं तो आप सेम ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ग्रुप है जी बड़ा, ठीक है, उसके अंदर वैरायटी है, उसमें काफ़ी लोग हैं, तो आपको कभी भी ये समझ नहीं आएगी, आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये बंदा ये खा रहा है, ये खा रहा है, मैं क्या ऑर्डर करूं। तो बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर करते हैं, अदरवाइज़ वो यही कहते हैं कि अच्छा ठीक है, बाकी ग्रुप के मेंबर्स ने जो किया वही ठीक है। तो ग्रुप जो होता है ये आपके बहुत इफेक्ट करता है, ग्रुप का साइज़ आपके एटीट्यूड्स को, आपके बिहेवियर्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पार्टी में गए हैं, मैंने जो लाइंस अंडरलाइन की हैं मैं उन्हीं को इलेबरेट कर रही हूँ कि अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं तो या शादी में ही चले जाते हैं, मैरिज हॉल में टाइम है 3 बजे का, अब आप 2:45 बजे पहुंच गए वहाँ पर, ठीक है। जब आप वहाँ पर पहुँचे तो आपने देखा कि सिर्फ अभी तो 10-15 लोग ही आए हैं, बाकी लोग तो आए ही नहीं हैं। आप क्या करते हैं, आप उनके साथ जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि आपको अजीब लगता है अलग बैठना, कोने में बैठना या किसी अलग चेयर पर जाकर बैठना टेबल पर, तो आप उनके साथ जाकर बैठ जाते। जब आप उनके साथ जाकर बैठ जाते हैं तो जैसे जैसे लोग आना शुरू होते हैं, आपकी पसंद के लोग या आप जिनको जानते हैं, आप उठ के आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो देखें कि ग्रुप जो है ये आपके एटीट्यूड्स को, आपके बिहेवियर्स को टाइम के अकॉर्डिंग, ग्रुप साइज़ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चेंज करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज़ इफेक्ट ऑफ ग्रुप साइज ऑन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब ये जो फर्स्ट लाइन मैंने इसकी की हुई है अंडरलाइन, उसकी इलेबरेशन भी सुन लें। व्हेन अ ग्रुप इज़ स्मॉल इट्स मेंबर एक्ट इनफॉर्मली। जब ग्रुप छोटा होता है तो लोग आपस में बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल से होते हैं, बड़े वो आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा ग्रुप का साइज़ इंक्रीज़ होता है, बढ़ जाता है, तो फिर क्या होता है कि ग्रुप का साइज़ इंक्रीज़ हुआ, आपके जो इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, वो भी सेकेंडरी लेवल पे चली जाती हैं, वो पहले जैसी नहीं रहती हैं, ठीक है। और सेकेंड जो पैराग्राफ में मैंने इसको अंडरलाइन किया है वो यही था, वो मैंने अभी आपको बता दी है कि जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो कुछ लोग होते हैं, मतलब वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आप वहाँ पर उनके साथ ही बैठते हैं, लेकिन जैसे जैसे लोग आना शुरू होते हैं वो कपल्स बन के या कुछ इस तरह वो इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं सब लोग। तो ग्रुप जो है आपको बहुत ज़्यादा आपके बिलीव्स, आपके एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, आपके ग्रुप साइज़ के ऊपर। मतलब ग्रुप बड़ा है छोटा है उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव करते हैं, ठीक है।
अच्छा बेटा, उसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट की तरफ मैं आने लगी हूँ, लीडर, लीडरशिप, लीडर्स। अब हमने बार बार सुना है जी ये हमारा लीडर है, वो हमारा लीडर है, ये लीडर वो लीडर, मतलब इतना ये एक कॉमन वर्ड है कि छोटे से बच्चे को भी पता है कि लीडर क्या होता है, ठीक है, लीड करने वाला, रहबर, हमारा रहनुमा। अब उसकी हमने टाइप्स देखनी, पहले देखना है कि लीडर होता कौन है, लीडरशिप क्या होती है, और फिर इसकी टाइप्स क्या होती हैं। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ बेटा, मैंने आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर बेशक इसको मैंने किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, यानी टाइप्स को एलैबोरेट करने के लिए किया हुआ है, लेकिन मुझे क्या परफेक्ट लगा वो यही था कि आपको मैं एक साइड से जो है इसकी जो डेफिनेशंस हैं इनके बारे में बताऊं, क्योंकि आपको पता है आपका पेपर जो है वो सारा ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो बजाय इसके कि आप डिटेल्स में जाएं, वो आप डिटेल देना ज़रूरी है, मैं डिटेल दे रही हूँ, लेकिन मैं फोकस किन पे कर रही हूँ, डेफिनेशंस पे, ठीक है, क्योंकि आपके जो MCQs हैं वो अगर डेफिनेशंस में से हैं तो ये ऑलमोस्ट आपको आने चाहिए। तो चलें बात करते हैं लीडरशिप की, ठीक है। लीडरशिप एक ही बात है, ठीक है। लीडर कौन है, लीड करने वाला, लीडरशिप जिसके पास लीडिंग पावर होती है उसी को हम लीडरशिप कहते हैं। अच्छा जी, अब हम पहली डेफिनेशन को यहाँ पर पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज़ समवन हु इन्फ्लुएंसेस अदर पीपल। लीडर कौन होता है, जो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, जिसका दूसरे लोगों पर असर होता है, जो दूसरे लोगों को लेकर चलता है, कोई डायरेक्शन देता है, पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ लीडर। हाँ, लीडर नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे तालिबान होते हैं, उनके जो लीडर्स होते हैं वो नेगेटिव वे में सारा कुछ कर रहे होते हैं, वो बॉम्ब ब्लास्टिंग और सुसाइड अटैक्स और इस तरह से जो उनके वो सारा कुछ होता है, तो वो ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी में भी आती हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ना है, हमने ना नेगेटिविटी को देखना है ना पॉजिटिविटी को देखना है, हमने जस्ट लीडर को फाइंड आउट करना है, लीडर होता क्या है, ठीक है। समवन हु इन्फ्लुएंसेस अदर पीपल, वो बंदा जो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये लीडर है। अब लीडर की सेकंड टाइप कौन सी है, इंस्ट्रूमेंटल लीडर। इंस्ट्रूमेंटल लीडर कौन सा होता है, एन इंडिविजुअल, ऐसा आदमी हु ट्राइज टू कीप द ग्रुप मूविंग टुवर्ड्स इट्स गोल, जो ये कोशिश करता है कि उसका जो ग्रुप है, जिसको लीड कर रहा है वो बंदा, या जिसका वो लीडर है, उसका जो ग्रुप है वो अपने गोल की तरफ, अपने एम की तरफ गामजन रहे, ठीक है। ऑल्सो नॉन एज अ टास्क ओरिएंटेड लीडर। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये टास्क ओरिएंटेड लीडर होता है। जो इंस्ट्रूमेंटल लीडर होता है ना, इसका मकसद क्या होता है कि इसका मकसद सिर्फ एक होता है कि जो आपका टास्क है, जो आपका मोटिव है, जो आपका एम है, गोल है, इसने उसको फुलफ़िल करवाना होता है, उसको पूरा करवाना होता है। उसके बाद आते हैं एक्सप्रेसिव लीडर की तरफ। बेटा एक्सप्रेसिव का मतलब ये है कि एक्सप्रेस करने वाला, बताने वाला, उसको गम है, गुस्सा है, आपसे हमदर्दी है, नफ़रत हो रही है, गुस्सा करता है किसी चीज़ पे, आपने ये काम नहीं किया, ये नहीं किया, तो एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग को, ठीक है। एन इंडिविजुअल हु इंक्रीजेज हार्मनी एंड मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट इन अ ग्रुप, जो हार्मनी यानी हमदर्दी और ऐसे जज्बात को उभारता है, और कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़े जो होते हैं उनको कम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेसिव लीडर। उसके बाद बच्चे आ जाती हैं अथॉरिटेरियन लीडर। अथॉरिटेरियन से आपको समझ आ रही होगी अथॉरिटी वाला लीडर, ठीक है, जिसके पास अथॉरिटी हो, पावर हो जिसके पास। एन इंडिविजुअल हु लीड्स बाय गिविंग ऑर्डर्स, ऐसा बंदा जो सिर्फ आपको ऑर्डर दे रहा है, जिसके पास इतनी पावर है कि वो एक अच्छी चेयर पे बैठा है और आपको ऑर्डर दे रहा है, आगे से आपने भाई उसको फुलफिल करना है, ऑर्डर्स को आप जाने, आपका काम जाने, उसका काम सिर्फ ऑर्डर देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डेमोक्रेटिक लीडर बच्चे होता है जमहूरी लीडर, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है जमहूरियत। जमहूरियत क्या होती है कि जब आप अपने ग्रुप को या जहाँ पर भी आप लीडर होते हैं, डेमोक्रेटिक हैं, आप अपने लोगों को लेकर चलते हैं साथ अपने, ठीक है, आप उनकी मर्ज़ी के मुताबिक डिसीजंस लेते हैं, आप अपने डिसीजंस को उनके ऊपर लागू नहीं कर देते, थोप नहीं देते हैं, उनकी मर्ज़ी भी अपने डिसीजन के अंदर शामिल करते हैं, तो वो जो लीडर होता है उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक लीडर, ठीक है। एन इंडिविजुअल हु लीड्स बाय यूजिंग टू रीच अ कॉन्सिक्वेंस। अब क्या कहता है कि भाई ऐसा लीडर जो आपको लेकर चले साथ, डेमोक्रेटिक हो, ठीक है, जिसकी सोच डेमोक्रेसी वाली हो, जमहूरियत वाली हो, लोगों के मुताबिक फैसले करे, उसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक लीडर। इसके बाद आता है लेजिस फेयर डॉक्ट्रिन, ठीक है। लेजिस फेयर लीडर क्या है, अब बच्चे ये जो लेजिस फेयर है ना, ये एक टर्म है जिसको एग्जैक्टली अगर आप इलेबोरेट करें कि होती क्या है, तो ये होती है कि जब आप किसी भी चीज़ को ना उसके हाल पे छोड़ दें, ठीक है, ना आप उसके अंदर चेंज लेकर आएँ, ना आप उसके अंदर कोई सजेशन दें, बस आपने क्या करना है जी उसके हाल पे छोड़ दें, जो काम है होता रहेगा, मतलब जिनका काम है वो जाने, आपको कोई टेंशन ही ना हो। तो लेजिस फेयर लीडर क्या होता है कि एन इंडिविजुअल हु लीड बाय बीइंग हाईली परमिसिव। अब वर्कर्स, ये मैंने नीचे इसको लिख दिया है,
ठीक है, अपनी हैंड राइटिंग के अंदर लिखा है कि लेजीस्ट फेयर लीडर कौन सा होता है, वर्कर आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम। ठीक है, जो वर्कर्स होते हैं ना, वो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उनको जो भी तकलीफ़ें, मसाइल, मुश्किलात आ रही हैं काम के अंदर, वो अपनी मुश्किलें खुद ही हल करें। ठीक है, उनको कोई, जो उनका लीडर होता है ना, वो उनको ये नहीं कहता कि आप ऐसे कर लें, सजेशन दे देता, नहीं, उनको कहता है कि आपको मसले हो रहे हैं जो भी, तो आप इसको खुद ही हल करें। ठीक है, आपके टाइम का इशू है तो आप खुद मैनेज करें आपस में बातचीत करके। तो ऐसा लीडर जो होता है वो सिर्फ बस देखता रहता है सब कुछ, और उसको काम चाहिए, बाकी जो मर्ज़ी करें। आपका काम है ये कि आपने किस तरह से अपनी मुश्किलात को ओवरकम करना है, आपने किस तरह से अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने, ये आपका मसला है, उसका नहीं है। तो ऐसा लीडर जो होता है ये इतना एफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, इसने जस्ट आपको देखना होता है कि ठीक है आप काम करें, अगर कोई मसला आता है तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप खुद इस मसले को सॉल्व करें, हमें कुछ पता नहीं है। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं द पावर ऑफ पीयर प्रेशर, द एच एक्सपेरिमेंट। अब पावर ऑफ पीयर प्रेशर, पीयर दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं, आपके यार बेली, जो भी वटेवर आपका जो एक ग्रुप होता है, आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, अब पीयर प्रेशर क्या होता है, पहले तो हम इसकी बात करते हैं। पीयर प्रेशर ये होता है बेटा, जब आपके दोस्त हैं ना, अगर 10 लोग, आप लोग बड़े अच्छे कोई क्लोज़ फ्रेंड है, ठीक है, आपने किसी पार्टी के अंदर जाना है, अब 8 लोग कहते हैं कि पैंट शर्ट पहननी है और बाकी 2 लोग कहते हैं कि नहीं शलवारें कमीज़ें पहननी है। तो शलवार कमीज़ वाले 2 हैं, बाकी 8 पैंट शर्ट वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली जो 2 लोग हैं ना जो शलवार कमीज़ का कह रहे हैं, वो कहेंगे अच्छा फिर हम भी जो है वो पैंट शर्ट ही पहन लेते हैं। तो मतलब पीयर प्रेशर क्या है कि जब आपकी मर्ज़ी कुछ और हो, लेकिन आप अपने दोस्तों को देखकर आप अपनी मर्ज़ी को चेंज कर लें। ठीक है, आप अपना एटीट्यूड, अपना जो बिहेवियर है उसको चेंज कर लें उनके मुताबिक। होता है ना ऐसे कि जैसे हम किसी दोस्त के साथ बहुत लॉन्ग टाइम से रह रहे होते हैं, या कोई बंदा हमारा दोस्त होता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी आदतें हमारे अंदर आने लग जाती हैं। होता है ऐसे कि हम कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ होती है पीयर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंट है, ये एक साइकोलॉजिस्ट था, एच इसका था एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया, 1950s के अंदर इसने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको बच्चे एक नो हाउ दे रही हूँ कि उसका एक एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ इसका कोई मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन है एक तरह का, ये शॉर्ट में इसको कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, लेकिन समहाउ मुझे इसको एलैबोरेट करना है कि ये इसका एक्सपेरिमेंट था क्या। इसने बेटा क्या किया कि मैं आपको इजी वर्डिंग के अंदर ना इसका बताती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि भूल जाते हैं, उनको इतनी एम्बिग्युइटी होती है इस चीज़ के अंदर कि उनको याद ही नहीं रहता कि ये अच्छा ये बंदा था, इसने किया क्या, और ये वो नाम याद रह जाता है, कभी काम याद नहीं रहता और कभी काम याद होता है, लेकिन ये याद नहीं होता ये एग्जैक्टली हुआ क्या था। इसने क्या किया, इसने एक क्लास ली, उसके अंदर इसने ना 6 लोग पहले बैठे थे, 7वीं चेयर फ्री थी। इसने कहा कि जी आ जाएं, बाहर से लोगों को 2-3 लोगों को इसने बुलाया। ठीक है, और उनको डिफरेंट मतलब गैप पे ना बिठा दिया। अब इसने क्या किया, उन सब लोगों को कहा कि मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ बुलाया है, आपने सिर्फ एक काम करना है, मैं आपको 2 कार्ड दिखाऊंगा, आपने मुझे जस्ट ये बताना है कि इन कार्ड्स के अंदर सेम क्या है, या जो भी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा ना आपने मुझे उसका आंसर करना है। इसने एक कार्ड दिखाया, उसके अंदर सिर्फ एक लाइन थी, आपकी बुक के ऊपर भी है, कार्ड 1 है, उसके अंदर सिर्फ एक लाइन है। ठीक है, कार्ड 1 दिखाया, एक लाइन दिखा दी और कहा कि ये देखें कार्ड 2। अब दूसरा कार्ड खोल के कहता है कि मुझे ये बताएं कार्ड 2 के अंदर कौन सी लाइन है जो कार्ड 1 वाली लाइन के साथ मैच कर रही है। कार्ड 2 के अंदर थी 3 लाइन्स, 1, 2 और 3, उसके अंदर 3 लाइन्स है। बुक खोल के मतलब साथ अगर ओपन करें आप तो आपको आइडिया होगा कि इस कार्ड नंबर जो 2 था उसके अंदर 3 लाइन्स थी, कार्ड नंबर 1 के अंदर सिर्फ एक लाइन थी। इसने कहा कि मुझे ये बताएं कार्ड नंबर 1 के अंदर जो लाइन है वो कार्ड नंबर 2 की कौन सी लाइन के साथ मैच कर रही है, सेम लग रही हैं और इनका साइज़ भी सेम है, तो वो कौन सी लाइन है। अब ईजी सा क्वेश्चन था और आंसर भी बहुत ईजी था, लेकिन क्या हुआ कि वो जो 6 लोग बैठे हुए थे ना, उन लोगों ने पहले ने गलत आंसर किया, दूसरे ने भी गलत, तीसरे ने भी गलत, चौथे ने भी गलत, 5वां, छठा और जितने भी लोग थे ना सब ने गलत आंसर किया। अब जो पहले से मौजूद थे उस कमरे में उन्होंने तो गलत आंसर दिया, लेकिन जो 2 लोग ऊपर से आए हुए थे ना, जैसे उसने एक्सपेरिमेंट के लिए जिनको बुलाया था, उन्होंने भी गलत आंसर दिया। ठीक है, तो फिर उसने दूसरा सेशन किया इसी तरह कि अच्छा मुझे बताएं कि इसमें ये जो सबसे छोटी लाइन है वो कौन सी है। अब सबको समझ आ रही है कि कौन सी छोटी लाइन है, लेकिन फिर वो जो उसके बंदे पहले से बैठे हुए थे उन्होंने गलत आंसर दिया, और इन्होंने ये जो ऊपर से आए हुए थे ना, बाहर से इसने बुलाया था कि 1 मिनट के लिए आए, मैंने एक्सपेरिमेंट करा है, उन्होंने उनकी देखा देखी, फिर उन्होंने भी गलत ही आंसर दिया। तो जब एक्सपेरिमेंट ओवर हो गया तो इसने उनको बताया
इसने इस चीज़ को कंफर्म किया। इसने कहा कि अगर आपका ग्रुप जो है ज़्यादा लोग जिस चीज़ की तरफ जा रहे हों, बाकी लोग उसी चीज़ का आंसर करते हैं और उसी चीज़ को कॉपी करते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि ये तो गलत आंसर कर रहे हैं, या कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होता जिसके अंदर ये उसके अंदर पावर हो कि वो उठ के खड़ा होकर कहे कि ये गलत आंसर कर रहे हैं, या मैं तो आंसर इनको देख के नहीं करूँगा, मैं अपनी माइंड और अपनी थिंकिंग को जो है वो मतलब यूज़ करके मैं आंसर करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका ग्रुप जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। तो उसकी ये चीज़ थी कि उसने फिर इस चीज़ को कंफर्म किया अपने इस एक्सपेरिमेंट के साथ कि आपके जो पीयर ग्रुप हैं, आपके जो लोग हैं, वो आप पे असर करते हैं। आप कोई भी बिलीफ, आपके एटीट्यूड्स, आपका नॉर्म्स, वैल्यूज़, आपकी सब कुछ इसी तरह होता है कि जैसे बाकी लोग करें आप समझते हैं कि हमने भी इसी तरह करना है। तो इसको उसने कहा कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट था। फिर बाद में पता है उसने क्या किया, जब उसने सारे आंसर्स देख लिए, सब कुछ उसका एवेल्युएट कर लिया, तो उसने उन्हीं लोगों को बिठाया और उनको, वो जो अब 6 लोग थे वो भी बैठे थे, जो बाहर से आए हुए थे वो भी बैठे थे। तो उसने कहा कि जी देखें, ये 6 लोगों को तो मैंने पैसे दिए थे गलत आंसर करने के, मैंने इनको गलत आंसर करने के पैसे दिए थे, और आप लोगों ने इनकी देखा देखी गलत आंसर लगा दिया। तो ये देखें कि किस तरह से ग्रुप जो है, कोई भी छोटा ग्रुप है या बड़ा ग्रुप है, ये किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है चीज़ों को, आपके माइंड को, आपके आंसर्स उनके। अब देखें, आंसर उन्होंने भी सेम दिया। वो कहता मैंने तो इनको गलत आंसर देने के लिए पैसे दिए थे, और आप लोगों ने उनकी देखा देखी अपना दिमाग यूज़ नहीं किया और आपने भी वही काम किया। जैसे फॉर एग्जांपल एक था, अगर एक टेस्ट हो रहा था तो वहाँ पर ना एक बच्चे ने क्या किया कि चीटिंग कर रहा था अब अपने दोस्त से। तो एक जगह पर आना था नाम, अब वो बड़ा लंबा चौड़ी लाइंस लिख कर बीच में उसने तो अपना नाम लिखा, ये जो चीटिंग कर रहा था इसने भी उसी का लिख दिया। तो ये चीज़ होती है कि कुछ लोगों के पास अकल होता है, वो यूज़ नहीं कर रहे होते, बस उनको ये होता है कि इस बंदे ने ये लिखा है तो शायद मुझे भी ये लिखना चाहिए। तो वो उस चीज़ को जो है ज़्यादा मतलब वो समझते हैं कि कन्फर्मिटी, वो कन्फर्म समझते हैं कि ये जो ये बंदा कर रहा है ये बिल्कुल सही चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रुप डायनामिक, ग्रुप थिंक, ठीक है। अब ग्रुप थिंकिंग क्या होती है बच्चे? ग्रुप थिंकिंग होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये बेटरमेंट के लिए भी हो सकती है कि आप खुशहाली लेकर आना चाहते हैं। लेकिन इसका क्या होता है कि इसमें ग्रुप के लोग ये सोच लेते हैं कि जो हम लोग फैसला करने जा रहे हैं ना, या जिस चीज़ के बारे में हमने कोई हल तलाश किया है, ये सबसे बेहतरीन हल है, इसके अलावा और कोई चीज़ जो है, कोई अल्टरनेट चीज़ हमने यूज़ नहीं करनी, उसको वो कहते हैं कि ये ग्रुप थिंकिंग होती है, ठीक है। और ग्रुप थिंकिंग जो होती है, इसका मकसद कभी भी ये नहीं होता कि आप सोसाइटी के अंदर जो है डिस्ट्रप्शन लेकर आएँ, उसको डिस्टर्ब कर दें, सोसाइटी को डिस्टर्ब कर दें आप, इस तरह उसका मकसद नहीं होता। लेकिन जो ग्रुप थिंकिंग है वो आपको इफेक्ट करती है आपके पूरे ग्रुप के ऊपर, उसके अंदर जितने इंडिविजुअल हैं वो सबको इफेक्ट करती है, ठीक है। अब देखें ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रुप डायनामिक। अब ग्लोबली जब आप कुछ भी सोच रहे हैं, ग्रुप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान के अंदर भी सोसाइटीज़ हैं, फिर उनके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो ये जो है ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रुप डायनामिक, ये क्या चीज़ है? देखें, जब एक बंदा है, उसने अपनी बेटी को कॉलेज भेजा, दूसरे बंदे ने उसकी देखा देखी, तीसरे ने उसकी देखा, आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक पूरी कॉलोनी है जिनकी बेटियां कॉलेज जाती हैं, ठीक है, या यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं। अब ये ग्रुप थिंकिंग है उनकी कि हम, जिसकी बेटी कॉलेज जाएगी, यूनिवर्सिटी जाएगी, माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश हो रहे हैं लोग, ठीक है, और ये अच्छी बात है बेटियों को तालीम देना, ये ग्रुप थिंक है। अब आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रुप एक मतलब आप इस ग्रुप का इंसान जो है वो किसी दूसरी सोसाइटी के अंदर गया और उसने जाकर बताया कि हमारे ग्रुप में तो बेटियों को कॉलेज भेजते हैं, हमारे मतलब तो ये हमारी थिंकिंग है, हमारा कल्चर इस तरह का है। तो ऑटोमेटिकली उन लोगों में से भी कुछ लोगों ने उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। फिर वो बंदे जब आगे किसी ग्रुप के अंदर जाएंगे तो वो अपनी वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि हम तो ऐसे करते हैं, हम तो ऐसे करते हैं। तो ऑटोमेटिकली उन लोगों ने भी उन वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। फिर जब आगे वो जाएंगे, यानी कि ये एक चेन बनती है ग्लोबली, इंटरनेशनली, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो अकर होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल। अब ग्लोबल क्या है? इसका रिलेशन ग्लोबल का जो है वो आपका सिर्फ एक सोसाइटी से नहीं है, एक ग्रुप की थिंकिंग से नहीं है, बल्कि ओवरऑल द वर्ल्ड, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड आपका इसके साथ कनेक्शन होता है। उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। यानी जिस तरह से ग्रुप चेंज होते हैं इसी तरह ग्लोबली ग्रुप्स के अंदर भी चेंज आता है, पूरी दुनिया के ग्रुप्स के अंदर भी इसी तरह चेंज आता है। अच्छा बच्चे, उसके बाद अब हम आ जाते हैं जी डेवियंस एंड सोशल कंट्रोल, चैप्टर नंबर 6। आज सिर्फ इसका मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे रही हूँ, नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसके अंदर मैं इसको सम अप करूँगी। तो जी डेवियंस एंड सोशल कंट्रोल। डेवियंसी रेबल सुना होगा, रेबल पढ़ा होगा कभी किसी ने, या कहीं पे किसी पोस्ट के अंदर देखा होगा, या कि कुछ बच्चों को वैसे ही आइडिया होगा कि रेबल्स क्या होते हैं। रेबल बच्चे होते हैं बागी,
ठीक है। बागी कौन लोग होते हैं, यानी जिनको अच्छे बुरे का पता तो होता है लेकिन वो अपने मन की सुनते हैं, मन मौजी बंदे, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से सारे काम करने वाले, उनको कोई असर नहीं है किसी चीज़ का, उनको कोई इज्जत की परवाह नहीं है, उनको हम कहते हैं कि ये रेबल है, बागी होते हैं। सारी दुनिया एक साइड पे चल रही है, उन्होंने उल्टा चलना होता है, ठीक है। सारे सलाम ले रहे हैं तो उन्होंने आना है, सलाम नहीं लेना और बैठ जाना है। सब बच्चे जो हैं वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर और सीधी ऐसे बड़े एक मैनरेटिक वे में बैठे हुए हैं। तो इन लोगों ने क्या करना है कि ये जो बागी होते हैं कि आए हैं, मुंह उठाया, इधर बैग फेंका और ये टीचर को देख रहे हैं आंखें फाड़ फाड़ के। तो मतलब ये चीज़ें हैं कि ये छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हो सकता है। इसको हम बागी होने को डेवियंस कहते हैं, ठीक है। बेराह रवी, इसको मतलब इसकी देसी उर्दू जो है वो बेराह रवी है कि जब आपके पास रास्ता ज़रूर होता है लेकिन आप बेराह होते हैं, आपको कोई पता नहीं होता मैंने किधर, जिधर मुंह आता है आप चल पड़ते, उस चीज़ को हम कहते हैं कि डेवियंसी। और सोशल कंट्रोल क्या होता है कि सोशल कंट्रोल किया है कि डेवियंसी को कंट्रोल करने के लिए ना आपकी उस बागी, वो जो आप बागी हैं उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, आपको सीधे रास्ते पे लाने के लिए जितने काम किए जाते हैं, ये जो भी है वो सोशल कंट्रोल होता है, मुआशरे का कंट्रोल होता है आपके ऊपर कि आप एक्सट्रीम लेवल पे ना जाएं, बागी ना बन जाएं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसको अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेवियंस, डेवियंसी होती क्या है, ठीक है। अब बागी जो है हमने पढ़ लिया कि ठीक है जी ये बागी होता है, ये बागी होता है। डेवियंसी, व्हाट इज़ डेवियंस, डेवियंस होता क्या है। सोशियोलॉजिस्ट यूज़ द टर्म डेवियंस टू रेफर टू एनी वायलेशन ऑफ नॉर्म्स। जब आप नॉर्म्स को वायलेट कर रहे होते हैं, आप अपने बिलीव्स को वायलेट कर रहे होते हैं, आप अपने आदाब जो हैं, आपके मैनर्स हैं, उनको वायलेट कर रहे हैं, उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनकी पैरवी नहीं कर रहे, तो हम क्या कहते हैं कि दैट इज़ डेवियंसी, ठीक है। आप इनहराफ कर रहे हैं, आप उल्टे चल रहे हैं इन चीज़ों से, तो ये क्या है, डेवियंसी है। मैं फिर इसको रिपीट कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि इसको अंडरलाइन कर लें। सोशियोलॉजिस्ट यूज़ द टर्म डेवियंस टू रेफर टू एनी वायलेशन ऑफ नॉर्म्स। एनी वायलेशन ऑफ नॉर्म्स, आपकी नॉर्म्स की जब भी वायलेशन होगी, कोई बंदा उसको अगर मतलब आपकी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो क्या है, वो है डेवियंस, ठीक है। उस बंदे को आप क्या कहेंगे, ये डेवियंस है, ठीक है। अब यहाँ पर साइड पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द वायलेशन ऑफ नॉर्म्स, रूल्स और एक्सपेक्टेशंस। आपकी नॉर्म्स जो हैं उसमें आपके रूल्स आ जाते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं कि कोई बंदा है तो उसको ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। लेकिन अगर एक बंदा 20 साल का लड़का एक क्लास के अंदर एंटर हुआ है और बाकी टीचर जो है उसकी एक्सपेक्टेशन है ये है, उसको वो ये सोच रही है कि बड़े तमीज़ से बैठेगा आकर, लेकिन अगर वो लड़का आता है और ऐसे वो चेयर पर उसने टांगे रखी हुई हैं और अजीब तरह से बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये डेवियंस है, ठीक है। जिसको तमीज़ ना हो, सादी वर्डिंग के अंदर जिसको तमीज़ ना हो और जो हर काम उल्टा करता हो, आप उसको कहें कि ये क्या है, ये डेवियंस है। समझ आ गई। अच्छा, अब ये जो डेवियंस है ना, इसको हमने स्टडी करना है, तो ये किस पर्सपेक्टिव के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं, किस नज़रिए से, किस पैराडाइम के अंदर, किस पर्सपेक्टिव के अंदर हमने इसको स्टडी करना है, वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कौन सा वाला है, जिसमें हम डिटेल में जाके ह्यूमन बीइंग को स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल की जब आपने बात करनी, ये माइक्रो लेवल आपका है पर्सपेक्टिव, ठीक है, जिसमें आप छोटी चीज़ों को देखते हैं। तो वजह जब आपने जाकर बात करनी है ना इसकी कि इंडिविजुअल की, कि कोई इंडिविजुअल है वो किस तरह से डेवियंसी कर रहा है, वो किस तरह डेविएट कर रहा है, किस तरह से इनहराफ कर रहा है, अपोजिट हो रहा है किसी रूल के, एक्सपेक्टेशन के, ठीक है, तो नॉर्म्स के को जो है वो वायलेट कर रहा है, तोड़ रहा है, नॉर्म्स को ब्रेक कर रहा है, तो आप कहेंगे कि इसको हमने पढ़ने के लिए कौन सा पैराडाइम यूज़ करना है, द सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। क्योंकि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म वो वाहिद पैराडाइम है जिसमें आप एक एक इंसान को स्टडी करते हैं, उसकी एक एक चीज़ को, उसकी लाइफ के ऑल थ्रू ऑल एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, हर पहलू पे आपकी नज़र होती है। तो ये आपको कौन सा पैराडाइम हेल्प करता है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। मैं फिर इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है बेसिकली ये आपको गाइड करता है डेवियंसी को पढ़ने में। एक इंडिविजुअल को पढ़ना है तो आप कौन सा पैराडाइम यूज़ करते हैं, आप करते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ये जो आपकी डेवियंसी है ना, ये बड़ी डिफरेंट चीज़ है। आपकी सोसाइटी के अंदर हाथ से खाना खाना अच्छा समझा जाता है, लेकिन अगर एक बंदा अमेरिका चला जाए और हाथ से खाना खाए तो उसको समझा जाएगा ये क्या पागल है, ये तो जानवर है, इसको तो खाना ही नहीं आता। तो मतलब हर एक सोसाइटी की नॉर्म्स जिस तरह की होती हैं, उसका डेवियंसी का फिनोमेना भी उसी तरह का होता है और डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका एक सोसाइटी का जो डेविएंट है वो किसी दूसरी सोसाइटी में बड़ा महज़िब तस्वुर किया जाए, और हो सकता है कि आपकी सोसाइटी का जो बंदा बहुत अच्छा है, आप उसको समझते हैं ये बड़ा कन्फर्म है, इसके तो वैल्यूज़ बिलीव्स बहुत अच्छे हैं, हो सकता है वो किसी दूसरी सोसाइटी में कहा जाए कि नहीं भाई ये तो डेवियंस है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे अमेरिका में आप अगर अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो इट्स ओके,
ठीक है, अगर आप खड़े होकर या अपनी गाड़ी में अल्कोहल पी रहे हैं या इस तरह ड्रग्स ले रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर या आपकी सोसाइटी के अंदर, आपकी इस्लामिक सोसाइटी के अंदर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये प्योरली डेविएंसी है। ठीक है, तो ये प्योरली क्या है, डेविएंसी है। तो समझ जाइए कि किस तरह से एक सोसाइटी, जैसे जैसे नॉर्म्स होंगे, जैसे जैसे रूल्स होंगे हर सोसाइटी के, तो उनका जो डेविएंसी का फिनोमिना है वो भी उसी तरह से चेंज होता रहेगा। 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्राइम, स्टिग्मा, सोशल ऑर्डर। मैं वही बात कर रही हूँ कि मैं डेफिनेशंस के ऊपर फोकस कर रही हूँ। मेरा मेन मोटिव क्या है कि आप लोगों को एग्जैक्टली किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसमें मैं आपको इजी वर्डिंग में बता रही हूँ सब कुछ, और लेकिन जिन चीज़ों पे मैं फोकस कर रही हूँ या कह रही हूँ कि ये चीज़ इस तरह, ये चीज़ इस तरह, तो उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं बता रही आपको। अच्छा, सबसे पहले क्राइम क्या होता है कि द वायलेशन ऑफ नॉर्म्स रिटन इनटू लॉज। ठीक है, अब ये किस चीज़ की वायलेशन है, ये है जी नॉर्म्स की जो रिटन फॉर्म में होते हैं। जुर्म क्या होता है, जुर्म आपका जुर्म, ये तुम्हारा जुर्म है। ठीक है, हम तो वैसे बोल लेते हैं ना वो डायलॉग मारने के लिए, लेकिन एग्जैक्टली जो क्राइम है वो क्या होता है। देखिए बच्चे, जब आपके रूल्स रिटन फॉर्म में चले जाते हैं ना, ठीक है, रिटन फॉर्म में, तो वो आपका लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। अब जब उस कानून को तोड़ेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ये बंदा मुजरिम है, ठीक है, ये क्रिमिनल है। फॉर एग्जांपल आपने किसी का मर्डर कर दिया तो ये क्राइम है, आप क्रिमिनल है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि द वायलेशन ऑफ नॉर्म रिटन इनटू लॉज, जो कानून के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं उनको जब तोड़ेंगे तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, आप मुजरिम है। डेविएंसी को और क्राइम को कभी इकट्ठा नहीं करना। ठीक है, डेविएंसी छोटे लेवल पे भी हो सकती है। ठीक है, किसी से बदतमीजी करना भी डेविएंसी हो सकती है, बड़े को धक्का दे देना ये भी डेविएंसी हो सकती है, लेकिन क्राइम सिर्फ वो होता है जब आप लॉ, आपके कानून जो है रिटन फॉर्म में होते हैं, आपने उनको क्या किया कि आपने रिटन फॉर्म के कानून जब तोड़ने हैं ना, ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये क्राइम है, आप क्रिमिनल हैं। सेकेंड थिंग इज़ स्टिग्मा। स्टिग्मा होता है बच्चे तोहमत लगाना। ठीक है, आप किसी पे तोहमत लगा के इसको इस तरह का बना देते हैं कि वो बंदा ऑटोमेटिकली समझता है कि वाकई मैं ऐसा हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो अगर अच्छा पढ़ नहीं रहा, शायद कोई और मसला हो जिसकी वजह से उसको टाइम ना मिलता हो, लेकिन आप कहे तुम नालायक हो, तुम नालायक हो, तुम नालायक हो, सारी क्लास उसको नालायक कह रही है, उसकी बेइज्जती हर एक पीरियड में हो रही है, हर एक क्लास के अंदर उसकी इंसल्ट हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली ये समझे कि हाँ भाई मैं इसी तरह हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली फिर वही चीज़ अपना लेगा जिस चीज़ का आप उसको स्टिग्मा कर रहे हैं, जो आप उस पर तोहमत लगा रहे हैं, बंदा वैसा बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी डेविएंसी की तरफ लेकर जाती है कि जब आप किसी बंदे को कहें कि तुम बदतमीज़ हो, तुम बदतमीज़ हो, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा कहता है कि भाई जितना मैं तमीज़ कर लूँ, इसने मुझे बदतमीज़ी कहना, तो मुझे क्या ज़रूरत है इसके सामने इतना अच्छा बनने की। तो ये चीज़ होती है कि जब आप किसी को स्टिग्मा करते हैं, स्टिग्मेटाइजेशन करते हैं किसी की, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसकी पर्सनैलिटी उस तरह से चेंज हो जाती है। उसके बाद सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर क्या होता है, अ ग्रुप्स यूजुअल एंड कस्टमरी सोशल अरेंजमेंट्स ऑन विच इट्स मेंबर डिपेंड एंड ऑन विच दे बेस देयर लाइव्स। ठीक है, अब जो सोशल ऑर्डर है, आपका सोशल ऑर्डर रिलेट करता है आपके ग्रुप के साथ। ठीक है, किस तरह से उसके मेंबर जो हैं वो, मतलब उनकी ज़िंदगियां किस तरह की हैं, सोशल ऑर्डर आपका किस तरह का है, आपने किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, ये सारी चीज़ें सोशल ऑर्डर के अंदर आती हैं। ठीक है, तो सोशल ऑर्डर बेसिकली क्या है कि आपकी अरेंजमेंट होती हैं, सोशल अरेंजमेंट होती हैं आपकी। ठीक है, जिस पे आपके लोग डिपेंड करते हैं। आपके पास एक ऑर्डर है, आपके पास एक प्रॉपर ज़ाब्ता है, आपके आदाब हैं, उन पे लोगों ने अमल करना है, दैट इज़ सोशल ऑर्डर। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं सेंक्शंस पे। सेंक्शन क्या होती है वो हम पढ़ चुके हैं कि जब भी आपको मतलब रोकना होता है किसी भी चीज़ से, तो आपके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। ठीक है, सेंक्शंस। ठीक है, अब सेंक्शंस होती हैं 2 तरह की। ठीक है, आपको सोशली अच्छा इंसान बनाने के लिए सेंक्शंस यूज़ होती हैं, हर सोसाइटी के अंदर होती हैं। ये होती हैं 2 तरह की। यहाँ पर साइड पे पहले तो हम पढ़ते हैं जी सोशल कंट्रोल क्या होता है, साइड पे दी हुई है डेफिनेशन। आर ग्रुप्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन ऑफ इन्फोर्सिंग इट्स नॉर्म्स। सोशल कंट्रोल क्या है कि इसकी फॉर्मल, रस्मी और गैर रस्मी तरीके जिनके थ्रू कोई ग्रुप अपनी नॉर्म्स को लोगों पे लागू करता है ना, ठीक है, या लोगों को पाबंद बनाता है कि उन्होंने इस चीज़ को कॉपी करना है, उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, वो इस चीज़ को फॉलो करें, ये आदाब सीखें, इन चीज़ों से दूर रहें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोशल कंट्रोल होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी सेंक्शंस की बात हमने की, हम अब आते हैं नेगेटिव सेंक्शंस के ऊपर। नेगेटिव सेंक्शंस क्या होती हैं, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल फॉर ब्रेकिंग अ नॉर्म ranging from a mild informal reaction such as a frown or to a formal reaction such as a fine or a prison
सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस होती हैं बच्चे जब आप ना किसी को धमकी के थ्रू, ठीक है, किसी को धमकी देकर आप किसी को सीधे रास्ते पर लाते हैं, या किसी को सज़ा देकर आप सीधे रास्ते, किसी को थप्पड़ मार के आप सीधे रास्ते पर लाते हैं, किसी का बाजू पकड़ के खींच कर आप बड़ा कुछ उसको ऐसे ज़ालिमाना तरीके से खींच के किसी साइड पे लेके जाते हैं कि हटो इधर से, तुम्हें मैंने क्या कहा है। आप अपनी आवाज़ ऊंची करते हैं, किसी का मजाक बनाते हैं, ठीक है, या किसी को जो है वो डराते धमकाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव सेंक्शंस होती हैं, ठीक है। जब आप नेगेटिव वे में किसी को सीधे रास्ते पे लाने के लिए ही, लेकिन आप यूज़ क्या करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को यूज़ करके किसी बंदे को सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं, हम उसको कहते हैं नेगेटिव सेंक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप छोटे बच्चे को थप्पड़ लगा के कहते हैं जल्दी करो ये प्यारा करके लिखो वरना मैं तुम्हें और लगाऊंगी और मारूंगी। तो ये चीज़ें क्या हैं कि इससे आप अब ला तो बेसिकली उसको सिखा ही रहे हैं, लेकिन आपका तरीका जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। अब हो सकता है बच्चा उससे सीख जाए, हो भी सकता है कि बच्चा बुज़दिल बन जाए मार खा खा के, तो उसको मतलब उसका दिमाग इतना बुट हो जाए कि उसको समझ ही ना आए कि क्या मैंने ये इस तरह लिखना है, इस तरह नहीं लिखना, वो डरता ही रहे, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी ग्रूम ना हो सके। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंक्शंस। उसके बाद आते हैं पॉजिटिव सेंक्शंस की तरफ। पॉजिटिव सेंक्शंस क्या होती हैं? जब आप किसी को पॉजिटिव, किसी को अप्रिशिएट करके, किसी की दाद दे के, किसी की तारीफ़ करके, ठीक है, किसी को अप्रूव करके, किसी को मेडल देकर, किसी को कोई गिफ्ट देकर, किसी को प्यार मोहब्बत की बातें करके जब आप सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये जो है ये पॉजिटिव सेंक्शन है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे टीचर जो है वो क्लास में स्टूडेंट की तारीफ़ करती है कि वाह आपने तो बहुत अच्छा पढ़ाया है, या आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव सेंक्शन है। इसके अलावा अगर टीचर कहती है कि जी मैं आपका एक क्विज़ लूँगी, उसमें जिसके मार्क्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे उसको ये गिफ्ट मिलेगा, तो ये जो गिफ्ट है बेसिकली ये जो है आपकी है पॉजिटिव सेंक्शन। इसके अलावा अगर आपके लिए क्लैपिंग करवाई जाती है, बच्चे हैं छोटे उनके लिए क्लैपिंग करवाई जाती है, उनके लिए पॉजिटिव सेंक्शन है। तो मकसद ये सेक्शंस का क्या है, सेंक्शंस का, कि आपका जो है जो आपका एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए वो तरीके यूज़ करना जिससे आप जो है वो ग्रुप के अच्छे मेंबर बने, आप डेविएंसी की तरफ ना जाएं, आप बिरारवी की तरफ ना जाएं, आप अपने रास्ते से हट ना जाएं, आप बुरे कामों में ना पड़ जाएं, आप बागी ना हो जाएं। उन सब चीज़ों से बचाने के लिए हमारे पास सेंक्शंस होती हैं जो नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये लास्ट चैप्टर है आप लोगों का मेट्स के हवाले से, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा उसके अंदर बाकी जो ये 6 चैप्टर रह गए डेविएंसी वाला, इसको समअप करूँ। और इसके बाद एक और चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बेटा मैंने आप लोगों को पेपर के व्यू से, ठीक है, और आपके माइंड थिंकिंग लेवल के हिसाब से, आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, आपके थॉट्स के हिसाब से मैंने जितना मतलब मुझे लगता था कि ये चीज़ आपको इस तरह से बतानी चाहिए, ये चीज़ इस तरह से बतानी चाहिए, तो बड़ी इजी वर्डिंग के अंदर बताई गई। लेकिन आप इसको 1-2 बार मज़ीद जब रीड आउट करेंगे तो होप्स हो कि आप लोगों को इसकी फुली जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि मैं जिन चीज़ों पर फोकस कर रही हूँ, जो मैंने कोई अगर 1-2 पॉइंट स्किप भी करवाए हैं तो इट्स मीन कि दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बात नहीं है कि मैं स्किप करवाती जा रही हूँ या इस तरह से, कोई हार्डली कोई 1-2 पॉइंट्स होंगे जो मैंने स्किप करवाए होंगे, तो वो आप बुक से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। और थैंक यू वेरी मच। बाकी कोई एम्बिग्यूटी हो तो आप लोग फिर बाद में डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर लिया करें। हो सकता है कि आपके किसी स्टूडेंट को, क्लास फेलो को बहुत अच्छी समझ आ गई और वो आपको समझा दे। तो हेजिटेट नहीं करना कभी भी, ठीक है। लाइफ के अंदर हेजिटेशन को ख़त्म कर दें। ये जो हम कहते हैं ना कि हाय हमारे मुँह से कुछ ना निकल जाए, हाय हम ये सीखना है तो उसके लिए गलतियाँ तो होंगी, और गलती नहीं करेंगे तो कभी सीख भी नहीं सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। होप सो आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजरे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।